जय हिंद साथियों। हम यूपीएसआई के परीक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि के आपको 40 प्रश्न और 100 मार्क्स के आएंगे। तो उसमें जो हमारा मूल विधि है, मूल विधि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मूल विधि की 2 क्लासें में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सब मैंने करा दिए हैं। पहला टॉपिक था भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। इसके जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं 3 क्लासों में, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों, इससे जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे वो मैंने 2 क्लासों में कवर कर दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम। तो इसमें जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं यूपीएसआई की परीक्षा में, सभी का आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसा आप लोग दिख रहा है, मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम। अगर हम बात करें मोटर यान अधिनियम 1988 क्या कहता है, ये क्यों बना था, तो ये भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में ड्राइवर, कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, बीमा, अपराध, दंड आदि के बारे में कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। अब बात करते हैं ये कानून कब पारित किया गया या कब लागू हुआ देश में। तो यह अधिनियम 14 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। कह सकते हैं इस कानून को, अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, तो 14 अक्टूबर 1988 को। 1 जुलाई 1989 को देश में ये लागू कर दिया गया और बाद में 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। अगर हम बात करें मोटर यान अधिनियम में धाराएं कितनी है, तो 217 धाराएं हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की 1980, ये क्या कहता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को आर्थिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। ये जो कानून है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की 1980 को राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1980 को अपनी मंजूरी प्रदान की। याद रखना कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1980 को अपनी मंजूरी प्रदान की। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NSA। ये पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसे जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया। तो हम कह सकते हैं ये पूरे भारत पर लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसमें धाराएं कितनी हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या 18 है। तो अब इससे जुड़े हुए कुछ पीवाईक्यू हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। नंबर 455 हमारी सीरीज चल रही है कि जो हमारा ये सामान्य ज्ञान और संविधान और मूल विधि, ये जो 3 टॉपिक हैं, यहाँ से हम आपको 4000 प्लस पीवाईक्यू कराने का टारगेट मेरा चल रहा है। तो उसी सिलसिले में जो हमने कुछ सामान्य ज्ञान और जीएस की क्लासें बनाई हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हमारा जो टॉपिक है मूल विधि चल रहा है, मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम। उसमें जो आज का प्रश्न है 455, वो क्या कहता है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना की राशि कितनी है। तो हम कह सकते हैं 5000। कितनी है? 5000। ठीक है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो पहले 500 था, अब 10,000 जुर्माना लगा दिया गया है। अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हैं, तो पहले 1000 था, अब 2000 उस पर दंड लगा दिया गया है। सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतों को चिन्हित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो कह सकते हो रोडवे आलेखक। ठीक है, रोडवे आलेखक कहा जाता है जो रोड पर चिन्हित किए जाते हैं, जिससे हमें संकेत मिलता है। किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र मतलब लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम तक हल्के वाहन, मोटर वाहन चलाने का चालान यानी ड्राइविंग लाइसेंस ना प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं जब तक वो 1 वर्ष के तक हल्के वाहन नहीं चला लेगा, तब तक उसको लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि यदि अगर वो पर्यावरण और को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस कंडीशन में केंद्र सरकार क्या करेगी, जो वाहन होगा उसको वापस बुला सकती है। बस यही एक कंडीशन है कि वो पर्यावरण को दूषित ना पहुंचा रहा हो। इसीलिए जो भी व्हीकल्स होते हैं उनको अगर हम पंजीकरण संख्या कहें तो उनका पंजीकरण 15 साल तक होता है। फिर वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहते हैं, फिर 5 साल तक बढ़ जाता है फिर, और वो तो बढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है कितना बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है तब, अगर आपकी गाड़ी से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो आपका पंजीकरण रद्द हो जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में अधिनियमित संशोधन किए हैं। जिस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ये ऐसा अधिनियम था किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसको 2019 में संशोधन किया गया। तो हम कह सकते हैं 1989 1989 को, हम कह सकते हैं 1989 को। और याद रखना इसको हम लोग, ये 2019 है लेकिन डेट क्या थी, 1 सितंबर 2019। तो याद रखना 1 सितंबर 2019 में इसमें कुछ नए संशोधन किए गए। किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करता समय एक सुरक्षात्मक टोपी या हम कह सकते हैं हेलमेट पहनना चाहिए? कितनी वर्ष के लिए? तो हम कह सकते हैं 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष के बच्चे को, इससे अगर ऊपर है, ठीक है, 4 वर्ष। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान ओवरलोडिंग पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप कभी 2019 संशोधन में किया गया कि अगर आपका जो जिससे आप कह सकते हैं जो आपकी कमर्शियल गाड़ी होगी, जिससे आप जो माल होगा उसको लाद रहे होंगे, ढो रहे होंगे, अगर आपने ओवरलोडिंग की तो आपको जुर्माना कितना लग सकता है? लगेगा और 2000 रुपये प्रति टन। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों 2000 रुपये प्रति टन, यानी जितना आपका ओवरलोडिंग ज़्यादा होगी, और 20,000 रुपये तो आपको जुर्माना लगेगा और 2000 रुपये प्रति टन के हिसाब से आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा जितना आप करेंगे। तो कह सकते हैं अगला क्वेश्चन 462 क्या कहता है, गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता होती है। जो गैर वाहन पंजीकरण होते हैं उनकी जो वैधता कितनी होती है, अगर अभी आपने सुना होगा ध्यान से तो 15 साल। जब आप कोई गाड़ी शोरूम से निकालते हैं तो उसकी जो वैधता होती है, उसका जो पंजीकरण होता है वो 15 वर्ष के लिए होता है। अगर आपको दोबारा करवाना है तो आप इसको बढ़वा सकते हैं। तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषेध है। क्या है? निषेध है। तो ये किस धारा के तहत है? तो कह सकते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146A के तहत। ठीक है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है। तो खतरनाक पदार्थ किससे? खतरनाक पदार्थ, यानी सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है, यानी खतरनाक पदार्थ से। किससे? खतरनाक पदार्थ से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कह सकते हो खतरनाक पदार्थ से। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NITC कार्यक्रम के तहत जो फास्टैग द्वारा विकसित किया गया, तो किसके द्वारा ये विकसित किया गया? तो हम कह सकते हो हमारे पास NPCI, किसके थ्रू? NPCI बोले तो भारतीय राष्ट्रीय बीमा निगम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय बीमा निगम। इसीलिए जब आप फास्टैग आपकी गाड़ी पे लगा होगा तो देखोगे वहाँ पे लिखा होगा NPC,
क्या लिखा होगा? NPCI हिंदी में भी लिखा होता है और अंग्रेजी में भी लिखा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका अ, अ, संगठन कब स्थायी रूप में आया था, ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है की स्थापना 2008 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी। कैसे हुई थी? एक गैर, याद रखना, कभी कोई पूछेगा इसमें से कौन है जो गैर लाभकारी संगठन है, क्या है? गैर लाभकारी संगठन है, तो कह सकते हो NPCI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और ये कैसी गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य है। किस धारा के तहत ये अनिवार्य है? तो धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? अगर सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास जो प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत आता है? तो सेक्शन 3 के तहत आता है, ठीक है। तो 2019 में हम कह सकते हैं 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया। अगर आप डिजी लॉकर में अगर लाइसेंस रखते हैं, तब भी अगर आपके पास नहीं, अगर आप डिजी लॉकर में आपका लाइसेंस है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा। लेकिन लॉकर का याद रखना नाम क्या होता है? डिजी लॉकर। क्या होता है? डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर में। तो डिजी लॉकर में अगर आपका लाइसेंस है तो वो भी क्या होगा? मान्य माना जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़ करके वाहन के लिए नियमित या अनियमित कोई भी मोटर वाहन, ठीक है। तो कितने व्यक्ति को कह सकते हो उसमें यात्रा कर सकते हैं? अधिकतम 7, अधिकतम 4, अधिकतम 6, अधिकतम 5। तो कह सकते हो 6, अधिकतम 6, ठीक है, अधिकतम 6, ठीक है, अधिकतम 6। निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? तो क्या चीज अनिवार्य होनी चाहिए? तो कह सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या अनिवार्य होना चाहिए? मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। निम्नलिखित में वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र, ठीक है, वाणिज्य अनुज्ञा पत्र बोले तो लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होना चाहिए? तो कह सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या चीज? मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है, वैध बीमा नहीं है, माल अलावा अन्य लोगों को ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करता है, गति सीमा से अधिक है, तो कह सकते हैं जो अधिकारी होगा, अगर आपका वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है, उस कंडीशन में जो आपका वाहन होगा वो जब्त कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और याद रखना अगर आप उससे उल्लंघन करोगे, आप उससे तू तड़ाक करोगे, तो धारा 66 का उपयोग करके वो आपको वाहन को जब्त और रोक सकता है। अगर यहाँ पर पूछता है किस धारा के तहत, तो धारा याद रखना, धारा 66 की उपधारा 1। तो धारा 66 की उपधारा 1 के तहत जो पंजीकृत अधिकारी होता है वो आपके वाहन को जब्त कर सकता है यदि आप वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो धारा 129। क्या धारा, किस धारा के तहत अनिवार्य है? 129, 129, सेक्शन 129। और अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओगे तो 1000 जुर्माना आपको देना पड़ेगा। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2A के तहत ई कोर्ट ई रिक्शा शब्द का अर्थ है विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त
यंत्र संचालित यान वो कितने का होना चाहिए? तो अधिकतम 2000 वाट, अधिकतम 4000 वाट, अधिकतम 6000 वाट, अधिकतम 12000 वाट। तो कह सकते हो कितना होना चाहिए? अधिकतम 4000 वाट। यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A के तहत ई कोड व ई रिक्शा शब्द का अर्थ है कि अधिकतम 4000 वाट विद्युत शक्ति वाला प्रयोजन बैटरी युक्त यान से। मतलब इसका तात्पर्य है कि आपका जो वाहन होगा उसका जो वाट होगा वो 4000 वाट होगा। किस धारा के तहत? धारा 1988 की धारा 2A के तहत। ठीक है। ई कोड ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आता है? तो ये किस धारा के तहत आता है? तो हम कह सकते हैं, अभी पीछे देखा था 2A किसके तहत आता है? 2A के तहत आता है। इसमें हम कह सकते हैं 3 पहिया वाला जो वाहन होगा वो 4000 वाट से अधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त होना चाहिए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में तहत नए यातायात नियमों के अनुसार 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने हो पर जुर्माना कितना लगेगा? तो कह सकते हो 1000। कितना होगा? 1000। ठीक है। कितना है? 1000। अगर सड़क नियम का उल्लंघन करोगे तो आपको 50 रुपये का जुर्माना 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। और पहले कितना था? 100 रुपये था। अगर आप किसी भी अधिकारी से तू तड़ाक करोगे, उसके आदेशों का पालन नहीं करोगे, उस कंडीशन में आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसीलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। बाद में कहते हो कि वो फिर अगर आप अयोग्य हैं, नाबालिग हैं और तब भी आपके बावजूद ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 10,000 का जुर्माना लगेगा। ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर ड्राइविंग करने पर जुर्माना कितना लगता है? तो अभी बताया था 10,000। कितना लगता है? 10,000। कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। ठीक है। कितना है? 10,000। अगर आप कह सकते हैं कि आप नाबालिग हैं, क्या है? नाबालिग है या अयोग्य हैं, या अयोग्य हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए जुर्माना राशि कितनी है? अभी देखो कितनी बताई थी? 2000। कितनी है? 2000। कितनी है? 2000 है। और ये हम कह सकते हैं 2019 के संशोधन में ऐसा हुआ था। वाहन चालन ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। ठीक है। अगर बिना हॉर्न के चलाओगे तो ये भी अपराध है। बिना इमोबिलाइजर के चलाओगे तो ये अपराध है, अपराध नहीं है। बिना हेलमेट के अपराध है, बिना साइलेंसर के अपराध है। अगर बिना इमोबिलाइजर के चलाओगे तो ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिम के नियमित अनिवार्य बीमा से छूट नहीं है? तो किसे नहीं है? तो निजी वाहन। किसे है? निजी वाहन में छूट नहीं है, बाकी सब में है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना की राशि कितनी है? तो कितनी है? 25,000। कितनी है? 25,000। ठीक है। किशोरों द्वारा उल्लंघन करने पर कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो कह सकते हो 25,000। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? तो कह सकते हो 5,000। कितना? 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है। और ये फिक्स नहीं है, 10 गुना इस पर बढ़ भी सकता है। ठीक है। पहले कितना था? पहले 500 था। पहले कितना था? पहले 500 था। अब कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली क्लास जो हमारी होगी वो हमारी मोटर वाहन या यातायात नियमों के संकेतों के बारे में होगी।
जो कुछ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का समावेश लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।